हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार ऑब्जेक्टिव लाते रहते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग टोटल 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है 500 नंबर में से आप 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी फिल करते हैं। ऐसे में अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के जाते हैं, तो आपका अच्छा खासा नंबर एग्जाम में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं, जो अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर ले आ सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी हाई चांसेस है कि आप फर्स्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के माध्यम से अंत तक देखें, और साथ ही साथ आप यह भी कमेंट करें कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था, कितने क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोथल क्या हुआ करता था, ये एक सिंधु सभ्यता का एक नगर हुआ करता था। ठीक है, तो लोथल किस नदी के किनारे करता था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोथल जो है वो किस नदी किनारे हुआ करता था, भोगवा नदी किनारे हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी होती है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर चला करता था वो किस चीज की बनी होती थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी हो जाएगा। सेल खड़ी का बना होता था। ठीक है, सेल खड़ी भी मिश्र धातु है। ठीक है, ये दो तीन धातुओं से मिलाकर बनता है। ठीक है, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि ऐसा कौन सा धातु था जिसको जो सिंधु घाटी के लोग थे वो उससे परिचित नहीं थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। यानी कि लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीज बना करती थी वो कांसे की बना करती थी। कौन सी बना करते थे, कांसे की मूर्ति, कांसे का बर्तन, ये सभी के सभी कांसे का बना करता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो कांस्य युग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है, यानी किस पर आधारित है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित है। तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है व्यापार पर आधारित है। और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता बोले या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोले, दोनों एक ही है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसीलिए इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु सभ्यता क्या है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किसकी उपासना करते थे वो लोग। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपको यह भी जानकारी दे दें कि हमारे इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं वो वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि किसी न किसी साल वो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इतना मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एक बार अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, अंत में कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा कि आप अच्छे खासे नंबर ले आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो फर्स्ट डिवीजन भी आ सकते हैं। अब दोस्तों चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी तो किसने की थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था, अगर आप लोग वीडियो अगर स्किप नहीं किए होंगे तो पीछे मैंने बता रखा था कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता था उसमें जो उसका जो उत्खनन हुआ था सबसे पहले हड़प्पा को ही खोदा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न ये है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में लोथल जो है स्थित है। और लोथल क्या हुआ करता था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और दोस्तों साथ ही आपको यह भी बता दे कि इसका जो मतलब सिंधु सिविलाइजेशन का जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो मतलब लगभग त्रिभुजाकार आकार में वो निवास करते थे। ठीक है, इसका कुछ एरिया भारत में पड़ता था, ठीक है, कुछ एरिया पाकिस्तान में पड़ता था, कुछ एरिया जो शायद अफगानिस्तान के वाले भाग में भी पड़ता होगा। ठीक है, हाँ शायद अफगानिस्तान में भी पड़ता था। तो ये त्रिभुजाकार, इसकी आकृति अगर पूछ दे तो क्या होगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसे पिछले क्वेश्चन हम बताए थे कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है, क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को पता होगा कि कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इससे पिछले वाले क्वेश्चन को देखे होंगे आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या बोलते हैं आकार किस तरह का था, त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने यह है कि इंडिका किसकी रचना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सेल्यूकस न्यूक्लियस के एक राजदूत हुआ करते थे मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उन्होंने ही रचना की थी किसकी, इंडिका की। उसमें भारत का वर्णन किया गया है, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना आज जिसको हम बोलते हैं, गर्व की बात है। लेकिन अभी आजकल पटना कितने पीछे हो गया, तो ये आप सब जानते होंगे कि पटना में बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर अभी लाठीचार्ज भी किया गया है बीपीएससी को लेकर के। तो इस सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप ही सोचिए कि प्राचीन समय में मगध, ये जो अभी वर्तमान में बिहार है, वो कितना मतलब उत्तम मायने रखता था। ठीक है, लेकिन अभी आज ये कुछ नेताओं के चलते वो जो है मतलब आज बिहार को थोड़ा बैकवर्ड क्लास में देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो दोस्तों कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, अशोक ने प्राप्त की थी। ठीक है, ये सभी हम सब जानते हैं कलिंग का विजय बहुत ही ज्यादा फेमस युद्धों में से एक रहा है उसके लिए, अशोक के लिए। क्यों फेमस रहा है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा फेमस माना जाता था। कलिंग किस राज्य में स्थित था। तो दोस्तों कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों क्या हुआ करता था, बंगाल उड़ीसा और बिहार एक प्रांत हुआ करता था। बंगाल उड़ीसा और बिहार एक प्रांत हुआ करता था, जिसका नाम था मगध। क्या नाम था, मगध नाम था। ठीक है, अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं अशोक जो है किस वंश का शासक था, वो मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में किया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सबसे पहले कलिंग युद्ध में हमारे मतलब अशोक जी है, अशोक महान जो है, अशोक सम्राट, वो लड़े थे। ठीक है, लेकिन इसका साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है कि कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई थी या अशोक विजयी हुए थे। इसका साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शिलालेख, 13वें शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों शिलालेख और अभिलेख में अंतर होता है। शिलालेख का उसको बोलते हैं जो शिला, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर, जो पत्थरों पे लिख के संदेश मतलब लिखा करते थे पत्थरों पे छेनी हथौड़ी से, उसको शिलालेख बोला जाता है। अभिलेख जो पेड़ के छाल पर, किताबों पर, ये सब जो हुआ करते थे उसको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम सभी जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है मतलब पढ़ाई के प्रति पूरा मतलब आपका माइंड जो है पढ़ाई के प्रति अभी आपको अच्छे खासे पढ़ाई करनी चाहिए। आपका एग्जाम कम है ये आपके माइंड में चल रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है। अगर दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लाइक करना ही है, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो ही आप लाइक कर सकते हैं, वरना आप नहीं भी कर सकते। मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों हम सभी जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु कहाँ, नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर किससे है, जैन धर्म से। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र ही धारण करे रहते हैं और दिगंबर जो वैसा बौद्ध अनुयायी जो कि मतलब जो नंगी अवस्था में थे उसको दिगंबर बोला जाता है। जो श्वेत वस्त्र पहनते उसे श्वेतांबर बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, अब चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने यह है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुशीनगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु होना। ठीक है, इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने यह है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहा जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शाक्य कुल जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो दोस्तों आपको वो ट्रिक बता देते हैं कि क्या है, और अंतिम में भी बता दूंगा। वो दोस्तों आपका ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, 250 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहना है और 250 में से ऐसे तैयारी करना है कि आपको 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन ही जाए। ठीक है, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन ही जाए। और हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाते हैं। यदि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप 250 में से 200 नंबर आराम से ले आएंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले और भी वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के इसके लिए सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। अब दोस्तों बचा 250 नंबर, 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। अब बचा कितना, 250 नंबर। 250 नंबर में दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी प्रश्न का आंसर जो है वो खाली नहीं छोड़ना, सभी प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, चाहे वो आप जो दो, अगर आपको पूछे किसी युद्ध के बारे में, भले ही आपको पता नहीं है युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि युद्ध में बहुत ही नुकसान होता है, ये सब मिला जुला के लिख देना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन लिख देते हैं तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, अगर आप पेज भर के लिख देते हो तो जरूर है कि वो आपको 2 से 3 नंबर आराम से दे देंगे। ठीक है, अगर 2-3 नंबर भी आपको आ जाता है तो 250 में से अगर मान के चलो आप बचे हुए 250 नंबर में से अगर आप 100 नंबर भी इधर से लाते हैं और इस 250 में से ऑब्जेक्टिव वाले टाइम से 200 नंबर लाते हैं तो 300 नंबर तो आपका ऐसे ही क्रॉस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद हुआ करते हैं। 4 वेद हुआ करते हैं। ठीक है, 4 वेद में कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही सब वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि ऋग्वेद में
मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 10 मंडल हुआ करते हैं ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हीनयान और महायान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म भी बट गया था बाद में, ठीक है, हीनयान और महायान में। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू दोस्तों जैसे आपको बता रहा हूं ना, वैसे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन, सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन जो है इसमें मतलब डाला गया है, और ऐसा क्वेश्चन डाला गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उसका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ। जब महावीर के बारे में पूछे तो उसका नाम वर्धमान हो जाएगा। महावीर का क्या नाम है? महावीर का, तो दोस्तों महावीर का नाम हो वर्धमान हो जाएगा। जब महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे तो इसका नाम सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए, सॉरी दोस्तों थोड़ा सर्दी हो गया आज। अभी आप लोग समय देख सकते हैं समय कितना हो रहा है अभी, 4:56, यानी कि सुबह के 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग एक लाइक नहीं करेंगे दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग का दोस्तों दायित्व बनता है कि एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। जी हाँ, बोलो क्यों नहीं देने वाला हूँ? क्योंकि आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको जो है तैयारी कितनी अच्छी खासी से हुई है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन 34वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, जो वर्तमान में राजगीर जिसको कहते हैं, वहां पे हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो वैशाली जिसको आप अभी अब लोग क्या जानते हैं, वैशाली बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो वैशाली जो है यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे। और जब जैन के बारे में बात करें तो ऋजुपालिका हो जाएगा, जब बुद्ध के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, निरंजना नदी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ये अशोक ने बनवाया था। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। ये जो है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं त्रिरत्न जो है किस में हुआ करता है, वो जैन धर्म में हुआ करता है, ठीक है। जैन धर्म त्रिरत्न हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि आपको त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक दोस्तों ये हो जाएगा आपको किस धर्म से, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अब दोस्तों आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ फिर से। अगर आप दोस्तों 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, गौर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 500 नंबर का एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि आप लोग 500 में से 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम देते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले और भी वीडियो के माध्यम से अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जो कि दोस्तों अभी जो आपने किया है ना वो चैप्टर वाइज ही था, ठीक है। वो हिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर का मिक्स कंबाइंड था, और आने वाले 3, 4, 5, 6 सभी के सभी चैप्टर का लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप 250 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से अगर आप चैप्टर वाइज कर लेते तो 200 नंबर आसानी से लाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप 200 नंबर इधर से ले आए, 200 नंबर इधर से ले आए, ठीक है, और बचा कितना 250 में से 250 नंबर बच गया। 250 नंबर लिखने का होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। अगर आप सब्जेक्टिव में से अगर आप जो भी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का भी ट्रिक है दोस्तों कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो तो उसके बारे में लिखना है, चाहे जो लिखे आप, उसका सटीक आंसर भले ही आप ना दे, लेकिन उसमें जो है कुछ न कुछ भरना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें।
उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ न कुछ भरना है। जैसे युद्ध के बारे में पूछे तो भले ही आपको युद्ध के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि युद्ध में लड़ाई होता है, युद्ध में क्या होता है कि दोनों तरफ का सेना होता है, ये सभी चीज लिख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन एक भी खाली नहीं छोड़ना है, पेपर खाली छोड़ना ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन खाली छोड़ना है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि बचे हुए 250 नंबर जो है सब्जेक्टिव वाले, उसमें से आपको कम से कम 150 नंबर आसानी से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से भी हम पास किए थे। ठीक है, मेरे पास समय कम था, लेकिन अभी मेरे पास अच्छे खासे लगभग बोल सकते हैं कि तैयारी थोड़ा ठीक ठाक है मेरा। ठीक है, तो बचे हुए 150 नंबर आप अगर 250 में से 150 नंबर अगर आप ले आते हैं तो 150 नंबर आप इधर जोड़ दीजिए, आपके पास कितना नंबर आ गया, 350 नंबर आ गया, आप आराम से फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी तैयारी या तो नहीं के बराबर हुई है या फिर बहुत कम हुई है। ठीक है, तो आप आराम से 350 नंबर ले आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको भी पता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत किए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी मेरे लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, आपका मेहनत सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड का लगेगा दोस्तों, और मेरा यह वीडियो भले ही 20 मिनट का हो या 25 मिनट का हो, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है एडिटिंग और सब कुछ करने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, और इस वीडियो को इतना लाइक करेंगे ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द ले आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।